याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के समय सेना ने ब्रीफिंग के समय सुनाई थी। और अब लाल किला ब्लास्ट के बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आहट सुनाई देने लगी है, क्योंकि पाकिस्तान समर्थित आतंकी अपनी कायर गतिविधियों से, कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का समय आ गया है? क्या आतंकियों को एक बार फिर से नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है? क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की धरती से साफ चेतावनी दी है कि जिन्होंने लाल किला ब्लास्ट में जिनकी भी भूमिका है उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बदकही में मैं आपको बताऊंगा कि मैं आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बात क्यों कर रहा हूं और अब ऐसा क्यों लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आहट सुनाई देने लगी है। क्योंकि अब सीसीएस भी हो गई है। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जिसमें चर्चा की जाती है, जिसमें रणनीति बनाई जाती है। प्रधानमंत्री आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक कैबिनेट की मीटिंग से पहले हुई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये सारी बातें बताऊं कि कैबिनेट सीसीएस में क्या हुआ, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 कब होगा, कैसे होगा, उससे पहले ये शुरू कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो अब, क्योंकि अब सीसीएस की मीटिंग हो गई तो उसका औपचारिक रिजल्ट, औपचारिक जो नतीजे हैं वो किस तरह से सामने आएंगे ये तो भविष्य के गर्त की बात है। लेकिन इसकी नींव कैसे पड़ी? ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद माना जाने लगा कि पाकिस्तान अब शायद बहुत जल्दी ये हिमाकत नहीं करेगा इस तरह की किसी भी गतिविधि की जो पुलवामा में हुआ, जो पहलगांव में हुआ या बाकी उससे पहले जो घटनाएं हुई। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारतीय सेनाओं ने घर में घुसकर आतंकियों को खत्म करने का काम किया और पूरी दुनिया के सामने मैसेज दिया कि अगर भारतीय सेनाएं अपनी पर आ जाएं तो पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। लेकिन एक बार फिर से वो कायराना हरकत पर उतर आए। हालांकि इस तरह के संकेत काफ़ी दिन से मिलने शुरू हो गए और ये बड़ा खुलासा कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नौशेरा और सोपियां में पोस्टर लगाए गए। पोस्टर में भारतीय सेना वापस जाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस तरह के नारे लगाए गए थे। जब सुरक्षा बलों ने इसकी जांच की तो इसमें जो 2 पत्थरबाज लड़के थे जो पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर थे, जिन पर नज़र रखी जा रही थी, उनका नाम आया। सुरक्षा एजेंसियों ने उसको हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के माध्यम से उनके साथ जांच पड़ताल हुई और जब उनसे कठोरता से जांच पड़ताल हुई, पूछताछ शुरू हुई, तब परत दर परत इस पूरे मामले की खुलती चली कि कैसे लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद के लोग बड़ी आतंकी घटनाएं भारत में कराने की साजिश रच रहे हैं। क्योंकि उनके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ। मोबाइल में टेलीग्राम का एक ऐप मिला और उस ऐप में किस तरह से जैश ए मोहम्मद के आतंकी स्लीपर सेल वाले लोगों से, जो स्लीपर सेल से उनसे बातचीत कर रहे थे, उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रहे थे और जो विस्फोटक पदार्थ है उसको भारत के अलग अलग शहरों में भेजने की कोशिश की जा रही थी। और उसमें जो पहला नाम आया डॉक्टर आदिल। हालांकि सोशल मीडिया में बड़ा ये वायरल हो रहा है कि डॉक्टर कॉलिंग डॉक्टर, जिससे किसी को पता ना चले, तो डॉक्टरों के एक बड़े समूह को इसमें जोड़ा गया, जिसमें डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया और डॉक्टर आदिल से पता चला ये पूरे टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें जो डॉक्टर साहिना थी या डॉक्टर मुजम्मिल था या डॉक्टर उमर था, इनके बारे में। और ये तक पता चला कि जो इनका हैंडलर था टर्की में, उनके साथ डॉक्टर उमर की और डॉक्टर मुजम्मिल की बातचीत भी हुई। ये सारी चीज़ें परत दर परत खुलने लगी, कड़ी से कड़ी जुड़ने लग गई। ये वो घटना थी जहाँ से चीज़ें शुरू हुई। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसमें बड़ी तत्परता दिखाई और फरीदाबाद का जो गांव था वहाँ पर जाकर रेड की और वहाँ जाकर जब रेड की तो सभी चौंक गए, सभी की आंखें खुल गई। 2900 किलो विस्फोटक पदार्थ वहाँ से मिला, 2900 किलो। फिर एक के बाद धरपकड़ शुरू हुई और जिसमें डॉक्टर उमर का नाम आया, डॉक्टर शाहीन का नाम आया, इनको भी पकड़ा गया। लेकिन डॉक्टर उमर पहले भाग गया, भनक लगते ही भाग गया एक गाड़ी लेकर, जो बाद में लाल किले तक पहुंची, लाल किले की पार्किंग में खड़ी हुई
और जब उस डॉक्टर उमर को ये पता चला, जो सूत्र बता रहे हैं, तो जो विस्फोटक या बम ब्लास्ट करने की योजना थी, सीरियल ब्लास्ट को, कि 20 टाइमर पकड़े गए थे और 29 किलो, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई थी कि पूरे शहर को तबाह कर दे, इतनी बड़ी। तो 20 जगहों पर इनकी धमाके करने की योजना थी, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तत्परता से, हरियाणा पुलिस के सहयोग से ये समय रहते पकड़ लिया गया। लेकिन डॉक्टर उमर भाग गया और लाल किले पर फिर जो हुआ वो सबके सामने है कि किस तरह से 10 से 12 लोगों की मौत गई, दर्जनों लोग घायल हुए। हालांकि तुरंत सरकार हरकत में आई। गृह मंत्री अमित शाह तुरंत घायलों से मिलने एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही भूटान से वापस आए, वो खुद परिजनों से मिले। लेकिन उससे पहले भूटान का उनका दौरा था। उन्होंने चाहते तो वो दौरा कैंसिल कर सकते थे, लेकिन एक बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को देना था। ये मैसेज वो भारत से भी दे सकते थे, लेकिन भूटान की धरती को उन्होंने चुना कि पूरी दुनिया सुने। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी इसके पीछे षड्यंत्रकारी है, उन षड्यंत्रकारियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको याद हो, इसी तरह से जब पहलगाम की घटना हुई थी, तो बिहार में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो इसके पीछे छिपे हैं और उनके आका हैं, उनको दुनिया के किसी भी कोने में वो छुपे हों, उनको दुनिया के आखिरी छोर तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद जो हुआ वो सब ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के नाम से, कि जिस सिंदूर को मिटाने का काम आतंकियों ने किया, उन आतंकियों को मौत की नींद सुलाने का काम भारतीय सेना के जवानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर किया। और अब क्योंकि अब फिर से एक और कायराना हरकत हुई है लाल किले पर, तो उसको आप समझ सकते हो, क्योंकि इसमें लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद का हाथ साबित हो जाता है। क्योंकि उसी समय ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के समय ही एक प्रस्ताव पारित किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि अगर कोई भी आतंकी घटना होती है तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, उसे भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा और उसी शैली में युद्ध का जवाब युद्ध के तौर पर दिया जाएगा। और अब वो आतंकी घटना हो गई है। माना जा रहा है कि आतंकी घटना था और शायद यही कारण है कि एनआईए को इसकी जांच सौंप दी गई कल। और उसके बाद एनआईए ने लगातार कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम किया, लगातार छापे चल रहे हैं और उसमें कई सारे, चाहे वो आईबी हो, चाहे वो एनएसजी हो, चाहे जो संबंधित एजेंसियां हैं, वो सब कंधे से कंधा मिलाकर बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही हैं। और अब सीसीएस की मीटिंग से भी साफ हो गया कि भारत सरकार के तेवर कड़े हैं, क्योंकि सरकार पहले ये दोहरा चुकी है कि कोई भी आतंकी हमला अब एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ था, ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था। और अब क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो पार्ट 1 देखा, उसके बाद से आतंकी घबरा गए थे और यही कारण था कि खैबर पख्तूनख्वा जो भारत से करीब 300-350 किलोमीटर दूर आता है, वहां पर आतंकी कैंप शिफ्ट कर दिए गए। लेकिन भारतीय वायुसेना के चीफ ने साफ कर दिया है कि कोई भी आतंकी कैंप भारतीय विमानों के, यानी कि जो वायुसेना के विमान है, उनकी पहुंच से दूर नहीं है, हमारी मिसाइलों से दूर नहीं है। और 300-350 किलोमीटर तो कुछ होता भी नहीं जहां पर ये छुपे बैठे हैं। तो मिनटों में, क्षणों में उनको खत्म करने का काम भारतीय वायुसेना कर सकती है। बस निर्देश का इंतजार है मोदी सरकार का। लेकिन मोदी सरकार का निर्देश आपको पता है कि पूरी प्लानिंग के साथ, क्योंकि कोई भी आम नागरिक इसका निशाना ना बने, इसको लेकर भी वो पहले साफ कर चुके हैं। लेकिन आतंकियों को और उनके जो आका हैं उनको छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से अब सवाल यही उठता है कि क्या इस बार लंबी दूरी की मिसाइलों का प्रयोग किया जाएगा, क्या इस बार ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 को अमल में लाया जाएगा। तो जिस तरह से हालात हैं और जो भारत की नीति है, जो पिछली बार साफ तौर पर भारत ऐलान कर चुका था, तो उससे साफ है कि अपनी नीति से और अपनी नीयत से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी सरकार पीछे नहीं हटेगी। और सीसीएस में भी इस बात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ब्रीफ कर चुके हैं कि किस तरह से एनआईए और संबंधित एजेंसी आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से सबूत सामने आए हैं। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घायलों से मिले हैं। तो ऐसे में उन्होंने जो देश के सामने वादा किया है, उसका कठोर परिणाम सख्त तौर पर पूरी दुनिया के सामने आना बेहद जरूरी है। तो अब माना यही जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 बहुत जल्द सामने आएगा और जो इसके पीछे आतंकी हैं, जो उनके आका हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने में भारतीय सेना बड़ी भूमिका निभाएगी।